गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो है इसमें हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक शेयर करेंगे एंड द लास्ट टॉपिक इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन एक बार फिर से कर लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल क्या है? अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल, जो आपका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात की गई थी। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन विच वॉज गिवन बाय डी ब्रॉगली, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया गया था। और वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर देर इज ओनली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड देर इज नो श्योरिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बावजूद भी जब हम इस प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा एटम के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पर उसके मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो वो जो रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron in an atom around the nucleus is maximum. Okay, maximum का मतलब है above 90%. Then that particular region is defined as orbital. ठीक है, तो ऑर्बिटल जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। और जैसे कि हम जान चुके हैं क्वांटम नंबर्स को स्टडी करके कि हमारे जो अलग अलग तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमें मिलते हैं m की वैल्यू से, राइट। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है आपका, थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप m से सिंबलाइज करते हैं, इसकी हेल्प से हम अपने ऑर्बिटल्स को बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू होगी +1, -1 और 0। इसका मतलब है 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स। अगर l की वैल्यू 2 है तो +2, +1, 0, -1, -2 ये वैल्यूज होंगी। ठीक है, m की वैल्यूज यानी कि 5 अलग अलग ओरिएंटेशंस यानी 5 अलग अलग शेप्स होंगी, right? So in this way there are different type of orbitals. Now let us try to understand what is the shape of these orbitals. ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से जो हमने जहां पर हमने ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है उसको सिंबलाइज किया था, जिसको हमने ऐसे साई से लिखा था। ठीक है, अब ये जो साई है या ये जो साई है ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, इसका खुद का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या दे देगा हमें? ये दे देगा हमें, इट विल टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, राइट एवरीवन। तो अगर इन्हीं को ही प्लॉट किया जाए, इस साई स्क्वायर को और इस साई को अगर प्लॉट करके देखा जाए, ग्राफ्स अगर प्लॉट किए जाए बिटवीन साई, ओके, विच इज अ फंक्शन ऑफ लाइक डिस्टेंस r, और ये मैं r के अगेंस्ट प्लॉट कर रही हूँ ग्राफ को, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के जब ग्राफ बनाए गए, जैसे 1s के लिए बनाया गया, फिर एक ग्राफ हमने प्लॉट किया फॉर 2s ऑल्सो। ठीक है, सो द ग्राफ्स वर फाउंड लाइक दिस ओनली। इन केस ऑफ 1s इट वॉज अ कर्व लाइक दिस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो वेव फंक्शन है उसके मिलने की चांसेस कम होते जाएंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तो 2s के केस में तो एक बार 0 ही हो जाएगा, और 0 होने के बाद फिर आके धीरे धीरे बढ़ना डिस्टेंस के साथ फिर से शुरू हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन द ग्राफ्स वर प्लॉटेड फॉर साई स्क्वायर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू r, तो 1s का जो ग्राफ था वो इसी तरह का कुछ ग्राफ मिला, कुछ ऐसे। और जो आपका 2s का ग्राफ था इट वॉज नॉट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आपका वेव फंक्शन हो सकता है कि एक्स एक्सिस में ऊपर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, वाई एक्सिस पे जैसे चल रहा है, तो आइदर ऑन द वन साइड और द अदर साइड ओरिजिन की कौन सी तरफ है, उसके बेसिस पे तो हम बता सकते हैं प्लस और माइनस। लेकिन जब आप साइज स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव क्वांटिटी का भी जब आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है। सो इट विल गो लाइक दिस, द कर्व इज लाइक दिस ओनली, इट विल बिकम 0,
एट सर्टेन पॉइंट, यानी जीरो को इस पर टच कर जाएगी, फिर से बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ने के बाद फिर से डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा और कुछ कर्व इस तरीके से जाएगी. So these were the graphs which were obtained by plotting the wave function against the distance. न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से हम कितना दूर जा रहे हैं, तो क्या क्या वहाँ पर ऑर्बिटल वेव फंक्शन का हो रहा है. यहाँ पर आप 2s में देख सकते हो. 2s में क्या हुआ था, एक बार तो बिल्कुल जीरो हो गया और फिर से बढ़ा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा. ठीक है, ये पॉजिटिव प्लॉट, ये नेगेटिव प्लॉट. अब नेगेटिव प्लॉट को समझने के लिए हमने क्या किया, साई स्क्वायर के अगेंस्ट प्लॉट किया. तो यहाँ से क्या हुआ, पहले जब डिस्टेंस कम था तो साई स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वाज वेरी हाई. फिर जैसे जैसे दूर जाते जा रहे, कम होती जा रही, लेकिन आप देख रहे हो ये जीरो को टच नहीं कर रही है. इसका मतलब ये कभी भी नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेगा ही नहीं. प्रोबेबिलिटी की बात है ना, तो प्रोबेबिलिटी कम तो हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं मानते. यहाँ पर 2s में देखो आप, कर्व नीचे डिक्रीज कर रही है और जीरो पे पहुंच गई, यानी बिल्कुल जीरो हो गया. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की, एटम के अंदर ही. फिर से बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है अगर, तो ये फिर से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो जिस ऐसे ही जब 3s के लिए बनाया तो दो ऐसे रीजन मिले जो बिल्कुल आपकी एक्सिस को टच कर जाते हैं. फिर 4s के लिए बनाया तो हमें 3 ऐसे पॉइंट्स मिले जो बिल्कुल ही टच कर जाते हैं और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही जीरो हो जाती है. तो अब यहां से हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे बच्चों, एंड दैट इज नोड. व्हाट इज अ नोड? अ पॉइंट where probability of finding electron become zero inside atom. एटम के बाहर नहीं बोल रहे हैं, एटम के अंदर ही बोल रहे हैं. एटम के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी. दैट इज नोन एज नॉड. तो आप यहां से देख सकते हो 1s पे कोई नॉड नहीं थी, लेकिन जब हमने 2s के लिए बनाया तो 2s में हमको कितनी नॉड मिली, एक नॉड मिली. 3s में कितनी नॉड मिली, 2 नॉड्स मिलेंगी. ठीक है, और इसी तरीके से नॉड्स मिलते रहे. क्लियर? तो अब यहां से ये समझ में आया, जो आपका ये जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल्स होंगे, अलग अलग शेल्स के जो ऑर्बिटल होंगे उनमें नॉड्स हो सकती हैं. ओके, क्लियर? अच्छा, इसी को नॉड को एक हम इस ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर के जो आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो अपनी जो साइन है, साइन कन्वेंशन है, उसको बदल देगा. ठीक है, अगर वो पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. जैसे अगर आप इसको 3s के लिए प्लॉट करोगे ना, मैं 3s का आपका साई का बना के दिखाती हूँ. तो 3s का साई कैसे आएगा, डिक्रीज देन नेगेटिव देन इंक्रीज, फिर जीरो होगा और फिर इस तरीके से ऐसे चलेगा. ये आपका 3s का बनेगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी बार टच हुआ, 2 बार टच हो गया ना, यानी ये पॉजिटिव था, फिर ये नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, एक नॉड, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, फिर से एक नॉड, तो 2 नॉड हो जाएंगी. ठीक है, समझ में आ गया? सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ नॉड एज अ पॉइंट वेयर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है, कौन सा वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जो था ये कर्व्स थी और कुछ ग्राफ्स थे जो आप लोगों ने प्रिपेयर भी करने हैं, देखने हैं, और ये आपको एक यहाँ से डेफिनेशन भी मिल गई, नई डेफिनेशन मिल गई है, नॉड की मिल गई है. ठीक है, अच्छा जी, अब हमें सबसे पहले, क्योंकि हमने एस ऑर्बिटल की ही बात की है, तो एस ऑर्बिटल की शेप को जब डिफाइन करने की बात आती है तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या शेप होगी. देखिए, सबसे पहले जो आपका एस ऑर्बिटल है, चाहे वो आपकी कोई भी शेल का आ रहा हो, फर्स्ट का आ रहा हो, सेकंड का आ रहा हो या थर्ड का आ रहा हो, उसके लिए हम जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. राइट, एल की वैल्यू 0 होती है, तभी तो उसको एस सबशेल कहते हैं ना, याद आ रहा है, एस सबशेल. एस सबशेल के अंदर ही तो एक ऑर्बिटल था जिस ऑर्बिटल का नाम था एस ऑर्बिटल. राइट, तो ये जो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल जिसके लिए m की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है उसका सिंगल 1 ओरिएंटेशन है. एस ऑर्बिटल हैज ओनली 1 ओरिएंटेशन
in space because its value of m is 0. ठीक है, अब क्योंकि m की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब सिर्फ एक सिंगल ओरिएंटेशन है. सिंगल ओरिएंटेशन जिसमें होती है वो होता है आपका स्फेरिकल शेप. ओके, तो इसीलिए यहाँ से डिफाइन कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया इस तरीके से कि जो आपके s ऑर्बिटल होंगे, s ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी, स्फेरिकल होगी. अब देखिए कैसे स्फेरिकल होगी. जैसे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं आपके पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के पास जो आपका 1s ऑर्बिटल है वो बेटा कुछ ऐसे नजर आएगा जिसमें कोई नॉड नहीं है. ठीक है, दिस इज 1s. अगर हम बात करते हैं हमारे 2s की, तो 2s कैसे नजर आएगा, ये आपका इसमें बनेगा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, उसके बाद खाली जगह, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया. उन दोनों के बीच में क्या रह जाएगा, उन दोनों के बीच में रह जाएगी थोड़ी सी रह जाएगी खाली जगह रह जाएगी. ठीक है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा बाउंड्री अगर डायग्राम बनाऊं तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा. ये आपका जैसे पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. यहाँ न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन मिलने, चांस खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मिलने का, और उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा. तो ये जो आप ग्रीन शेडेड एरिया देख रहे हो ना बेटा, ये आपका क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है. तो यानी ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये 2s है. ये वाला कौन सा था, ये 1s था. अगर मैं इसको भी शेड कर देती हूँ, ये आपका ये आपका 1s है, जो पूरा का पूरा जिसमें चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की, कोई नॉड नहीं है इसके अंदर. ठीक है, ये आपका 2s है जिसके अंदर ये एक आपका पार्ट रह गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर बीच में थोड़ी सी जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और फिर से इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज द शेप ऑफ 2s. इसी तरीके से 3s बनाओगे तो उसमें एक नॉड और आ जाएगी, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स उसमें बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्लियर. अब इसी तरीके से p ऑर्बिटल्स की भी शेप को डिफाइन किया जा सकता है. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस के बेसिस पे जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है कैसे मिलते हैं, न्यूक्लियस के आसपास 2 लॉब्स में मिलते हैं. ओके, जब शाई स्क्वायर कैलकुलेट किया गया किसके लिए, p ऑर्बिटल्स के लिए, तो सबसे पहला p ऑर्बिटल कौन सा होता है, 2p होता है ना. 1p एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ये रूल है आपका क्वांटम नंबर्स का कि जो n और l की वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती. l की वैल्यू n से हमेशा ही कम होगी. ठीक है, तो खैर 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो ये आपका जो 2p ऑर्बिटल है, स्टार्टिंग p ऑर्बिटल्स में सेकेंड शेल में p ऑर्बिटल आएगा, फर्स्ट शेल में p ऑर्बिटल है ही नहीं. तो उसकी जो शेप को जब शाई स्क्वायर डिटरमाइन करके कैलकुलेट किया गया तो ऐसा मिला कि जो आपका न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस के जो है 2 लॉब्स में, ऑपोजिट लॉब्स में मिलेगा. यानी या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इससे बिल्कुल ऑपोजिट मिलेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो न्यूक्लियस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मिल रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ मिल रहा हो, वो भी चांसेस है, वो भी पॉसिबिलिटी है. ठीक है, बस ये क्या बात कह रहे हैं कि साई स्क्वायर को कैलकुलेट करके जब p ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट किया गया तो क्या मिला कि न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड्स पर क्या है, लॉब्स, 2 लॉब्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी है. इसी तरीके से जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की कैसी शेप डिफाइन की गई, p ऑर्बिटल को बोला गया डम्बल शेप, डम्बल्ड. ठीक है, कुछ इस तरीके से, 1 और ये 2. क्लियर. नाउ ऑल्सो वी नो दैट जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं उन p ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है 1. अगर l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू होगी
+1, 0 और -1। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो m है वो ओरिएंटेशन को शो करता है, सो इट मीन्स दैट p ऑर्बिटल्स हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन स्पेस। अब 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो x, y और z ये जो हैं ये तीनों के तीनों आपके एक्सिस पे क्या मिलेंगे? 3 इस तरह के लॉब्स मिलेंगे। और इसीलिए p के तीनों ऑर्बिटल्स कैसे डिफाइन किए गए? px, py एंड pz। ठीक है। अब देखें एक चीज़ और, अगर हम इसको किसी 3 डायमेंशनल उसमें देखें, अगर इसको व्यू करने की कोशिश करें, तो जैसे सपोज हमारा ये हमारी इस तरफ से हम बना लेते हैं ऐसे x एक्सिस हो गई, ठीक है। और सपोज हम इधर बना लेते हैं, हमारी z एक्सिस हो गई। और ये जो इस तरफ जा रही है हमारी बाहर की तरफ, पेपर से ऊपर की तरफ निकल के आ रही है और नीचे की तरफ जाएगी, तो वो हो गई हमारी y एक्सिस। ठीक है। अब फॉर टाइम बीइंग लेट अस अज्यूम दैट कि जो आपकी z एक्सिस है उसके अलोंग आपने ऑर्बिटल को, p ऑर्बिटल को ऑब्जर्व किया, तो एक लॉब कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा z एक्सिस में, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और एक जो लॉब है वो आपको मिलेगा बिल्कुल उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, z एक्सिस पे ही बना हुआ है। ध्यान से समझ रहे हो इस बात को? z एक्सिस में एक लॉब अबव द ओरिजिन मान लो और एक बिलो द ओरिजिन मान लो, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जहां मिलते हैं उसको 0 0 0 पॉइंट लेते हैं ना, तो वो 0 0 पॉइंट से एक लॉब बना हुआ है ऊपर की तरफ जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, और एक लॉब बना हुआ है नीचे की तरफ जहां इलेक्ट्रॉन्स की मिलने के चांसेस हैं। अंडरस्टूड? अब देखो इसमें एक ऐसा प्लेन आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया था, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ये प्लेन अपने आप में ऐसा है जहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यानी आप ये मान के चलो, अगर जेड एक्सिस को कह रहे हैं कि हम एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सपोज ये पेपर है आपका, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, और एक ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसी पेपर के बैक साइड में, यानी इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो बीच में ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ये पेपर था, इस पेपर में तो वो लॉब है ही नहीं, या तो इसके ऊपर है या इसके नीचे है, अबव साइड है, ये बिलो साइड है, बीच में तो है ही नहीं। तो यानी ये जो बीच में प्लेन बना, ये प्लेन क्या हो गया? जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अगेन 0। अ प्लेन इज देयर वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम 0. It means that particular plane will be known as nodal plane. ठीक है, क्लियर हो गया? सो एवरीवन इन दिस केस हमें एस ऑर्बिटल में सिर्फ नॉड मिली थी, पॉइंट्स मिले थे, लेकिन अब हमें पी ऑर्बिटल में एक ऐसा प्लेन भी मिल गया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। उसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया? नॉडल प्लेन की तरीके से डिफाइन कर दिया। Understood everyone? So in this way what we can say that there are basically 2 different type of nodes. Okay, and what are the 2 different type of nodes? The 2 different type of nodes are, first of all, जिनको हम कहते हैं points या spherical nodes. Spherical nodes का दूसरा नाम है radial nodes, ठीक है। और एक और तरह की नोड्स मिली हैं, वो हैं आपकी प्लेनर नोड्स। प्लेनर नोड्स को ही एंगुलर नोड्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर नोड्स, ठीक है। एक जो हमें जब हमने स्फेरिकल बनाए थे, यानी ये जो 1s वाले बनाए थे, इसमें एक नोड मिला था, और एक अब जब हमने ये डम्बल शेप बनाया तो हमें एक प्लेन नोड मिल गया। तो 2 अलग अलग तरह के हमें क्या मिल गए? नोड्स मिल गए, ठीक है, क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ नोड्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्फेरिकल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेनर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और टोटल तो मतलब आपको जो भी आएंगे उनको ऐड कर देना है।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्फेरिकल नॉड्स एंड प्लेनर नॉड्स, दैट व्हाट इज आई एम गोइंग टू टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं ये टॉपिक के साथ हाउ टू कैलकुलेट द नॉड्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।